ठीक है। सुशील वकील जी, ये जो दौरा है, खासतौर से पोलैंड की हम बाद में बात करेंगे, यूक्रेन क्योंकि वॉर जोन है, ऐसे में ये मैं जानना चाह रहा हूं कि यहाँ पर जब कोई राष्ट्र अध्यक्ष जाएगा तो किस तरह की वहाँ पर सुरक्षा होगी? क्या ये जो मीटिंग्स हैं ये बड़ी गुप्त रखी जाएंगी, सीक्रेट रखी जाएंगी? किस तरह से ज़ेलेंस्की से मुलाकात होगी? क्योंकि ज़ेलेंस्की आमतौर से दिख नहीं रहे हैं कहीं पर, और ऐसे दिख भी नहीं सकते जो सिचुएशन यूक्रेन में चल रही है ऐसे में। देखिए, भारत ने सोमवार को ही ये स्पष्ट किया था कि वह यूक्रेन संकट का शांतिपूर्ण समाधान तलाशने के पक्ष में है। जिसका मतलब है कि प्रधानमंत्री जी जो दौरा कर रहे हैं इस बार, बाकी तो ठीक है कि बायलैटरल ट्रेड वगैरह, दोस्ती वगैरह बढ़ाने का, लेकिन जो मेन मुद्दा रहेगा वो रहेगा इसी पे कि शांतिपूर्ण इसका कैसे हल निकले कि रूस और इसका जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसका कोई समाधान निकले। देखिए, इस टाइम सारे देशों का यही चीज़ है कि सबकी जो अपेक्षा है वो नरेंद्र मोदी जी पे है, क्योंकि ये हर एक को पता है कि इस टाइम अगर वर्ल्ड में कोई ऐसा नेता है जिसको हर एक नेता जो वर्ल्ड के हैं सम्मान करते हैं और उनकी बातों पे विश्वास करते हैं, तो उस हिसाब से जो ये मोदी जी का विजिट वहाँ पर होगा वो मेन इसी जो है, क्योंकि एक साइड से रूस है वो भी ये नरेंद्र मोदी जी का या भारत का मित्र है, और दूसरी साइड से यूक्रेन भी हमारे करीब में है। तो इसलिए दोनों देशों का ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी इसमें कुछ मुदाखलत करें ताकि पीस का कोई समाधान निकले। और दूसरा देख लीजिए आप, इस बार ये रूस भी तो पहले यूक्रेन पे काफी हमले कर चुका है, लेकिन कुछ एक दो महीनों से ऐसा हाल है कि यूक्रेन रूस पे पूरी जोर से कुछ इलाकों में हमला कर रहा है। इस जी मतलब है कि दोनों मनन चाहते जी, हैं कि कोई हल निकल जाए इसमें, मनन जी, जिसमें पूरा अपना ये ठीक जो है योगी सुशील जी, मैं आऊंगा आपके पास। मोदी मनन जी, जी आप क्या मानते हैं, क्या कोई किसी तरह की कोई बात होगी युद्ध पर? मनन जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ बिल्कुल। क्या आप अपना प्रश्न दोहरा सकते हैं? जी मैं जी जवाब जी, देता हूँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, प्रधानमंत्री पोलैंड भी जा रहे हैं, उसके बाद वो एक दिन के लिए कीव जाएंगे, यूक्रेन जाएंगे, क्या युद्ध पर कोई बात हो सकती है? बिल्कुल जी, मुझे ऐसा लगता है कि युद्ध पर बात होगी। और भारत कई बार ये डिक्लेयर कर चुका है पिछले पिछले 2 वर्षों से, जब से यूक्रेन और रशिया युद्धरत हैं, कि डिप्लोमेसी और नेगोशिएशन और कॉपरेशन और कोलैबोरेशन ही ऐसे तरीके हैं, मेज पे बैठ के, डिप्लोमेटिक टेबल पे बैठ के बात करने का ही तरीका है, जिससे कि सारे वैमनस्य और जो अटैक हुए हैं वो सॉल्व किए जा सकते हैं। और ऐसा, इसके अलावा ये बात भी है कि पोलैंड के लिए तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बड़े ही प्रखर रूप से ये ट्वीट किया है कि भारत का सबसे बड़ा पार्टनर सेंट्रल यूरोप में अगर कोई राष्ट्र है तो वो है पोलैंड। पर अगर हम, और 70 वर्षों में ये पहली बार हो रहा है कि कोई भारत का प्रधानमंत्री वहां पर जा रहा है। पर अगर हम युद्ध की बात करें, हम यूक्रेन युद्ध की बात करें, तो हम 2 साल पहले अपने समय की वॉचेस को पीछे ले आ सकते हैं, जिसमें हम पाएंगे कि 2014 के बाद से कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन जी और युद्ध को सॉल्व करने की फील्ड में भी भारत ने अपना इंटरेस्ट शो किया, और भारत ने कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूटर बनने का भी निश्चय किया। इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल यूक्रेन से पहले है अफगानिस्तान। कतर में अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस और मिडिल ईस्ट के देशों के बीच में बातचीत हुई, जहां पर हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जयशंकर साहब भी बुलाए गए। और एक तरीके से, जिस तरीके से अमेरिका वहां से भागा, उसमें भारत ने तो क्रिटिसाइज किया ही, पर सबसे बड़ी बात यह है कि सेंट्रल एशिया में, साउथ एशिया में, और अब मैरीटाइम स्पेस में, और अब यूक्रेन में, यहाँ पर कोई अगर इंस्टेबिलिटी होती है, कोई पॉलिटिकल वोलेटाइलिटी होती है, तो उसमें भारत कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूटर की तरह आएगा। और मेरे हिसाब से अपनी बात को दोहराएंगे नरेंद्र मोदी। पर हमें ये देखना चाहिए कि जब नरेंद्र मोदी मॉस्को गए थे, तो उस समय रशिया ने यूक्रेन के एक चाइल्ड हॉस्पिटल पे अटैक किया था। और उसी दौरान, उसी मूवमेंट के दौरान नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन
जो रशिया के प्रीमियर हैं वो गले भी मिले थे। और इस सिनेरियो को देखने के बाद जेलेंस्की की तरफ से एक बड़ा ही तेज रिप्लाई आया था। वो उन्होंने ये कहा था कि भारत को सोच लेना चाहिए कि आज आपका दोस्त रशिया है, पर जिस तरीके से हमें उसने तार-तार किया है, क्या उसी तरीके से आपको भी तार-तार कभी कोई राष्ट्र कर सकता है। उसके अलावा मैं अपनी बात को यहाँ खत्म करूंगा। कुलेबा जो यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी इंडिया आए थे, न्यू दिल्ली आए थे, और उन्होंने भी बातचीत की और उन्होंने भी यूक्रेन की नाराजगी ही सबसे पहले दर्शाई। पर भारत के लिए भारत की जो सिचुएशन है बड़ी ही कठिन है। हमें वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिकन कंट्रीज और अमेरिका एक तरफ और दूसरे फेंस पे यूक्रेन, रशिया और बाकी के कंट्रीज के बीच में, रशिया और अमेरिका मोटा मोटी इन दोनों राष्ट्रों के बीच में एक स्टिफ टाइट रोप वॉक को अपनाना है और बड़े ही सक्सेसफुल तरीके से यूक्रेन रशिया युद्ध के बीच में न्यूट्रल रह के और ऑब्जेक्टिव और पीसफुल रह के हमने भारत इस तरह के जो दौरे होते हैं विश्व पटल पर किस तरह का दबदबा बनाते हैं किसी भी देश का, खासतौर से जब वॉर जोन में कोई प्रधानमंत्री जाता है भारत का। इस पर मैं हिमांशु जी के पास जाऊंगा, लेकिन पहले एक बयान हम सुनवा देते हैं पीएम मोदी की पोलैंड यात्रा पर बात करते हुए। पोलैंड में भारत की राजदूत नगमा मोहम्मद मलिक ने कहा है कि पीएम मोदी की यात्रा को लेकर लोगों में काफ़ी बेसब्री है, इंतज़ार है, हर्षोल्लास का माहौल बना हुआ है। सुनिए क्या कुछ कहा है उन्होंने। हमारे मोदी जी पहले प्रधानमंत्री भारत के होंगे जो इन मेमोरियल्स में जाके अपना श्रद्धांजलि अर्पण करेंगे। पहले प्रधानमंत्री रहेंगे वो। मैं ये कह सकती हूँ कि एक बहुत ही अच्छा विजिट रहेगा। 2 दिन का विजिट है ये, और मैं ऑलरेडी देख रही हूँ पोलिश सरकार और लोग कितना खुश हैं इस चीज से। आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ पे कैसा एक हर्षोल्लास का माहौल ऑलरेडी बिल्डअप हो रहा है सरकार, पोलिश सरकार में, मीडिया में। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो इंटरनेशनल स्तर है वो इतना ऊंचा है और वो यहाँ कई सालों बाद आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के पोलैंड दौरे को लेकर केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने भी बयान दिया है, आपको सुनवाते हैं। देखिए, पोलैंड प्रधानमंत्री जी ने इंडिया की सॉफ्ट पावर को ऑर्गेनाइज किया है और राष्ट्रीय हित में जो है एक बड़ी ताकत के तौर पे देखा जाता है। इसलिए जब प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं तो उससे बहुत चीज़ें फ्लो करती हैं। उनके जाने के पहले और उनके जाने के बाद जो मोमेंटम बनता है, कई सारे समझौते और करार होंगे। उसका लाभ इंडस्ट्री को भी मिलेगा, उसका लाभ जो भारतीय मूल जो वहाँ निवासी हैं आज उनको मिलेगा, वहाँ हमारी कम्युनिटी को मिलेगा और देश को मिलेगा। हिमांशु जी, विश्व पटल पर जब वॉर जोन में कोई प्रधानमंत्री जाता है, खासतौर से भारत जैसे देश का, बड़े देश का प्रधानमंत्री जाता है, वो पहले मॉस्को गए थे, वहाँ व्लादिमीर पुतिन से उनकी मुलाकात हुई, वो पूरी दुनिया ने देखी। अब वो कीव जा रहे हैं, यूक्रेन का दौरा कर रहे हैं, तो कैसा दबदबा बनता है भारत का इन दौरों के बाद? कैसा है? हाँ, वही उससे भी ज्यादा मैं तो ये कहूंगा कि जो आदमी कुछ घंटों के लिए अपने देश के नागरिकों को वॉर जोन से बाहर निकालने के लिए युद्ध थमवा सकता है, अगर उसके बोलने का उतना मतलब होता है तो वो आदमी कितना इंपॉर्टेंट है वो सोचना चाहिए। जब नरेंद्र भाई मॉस्को में थे तब यूएस से भी रिएक्शन आया व्हाइट हाउस से। उन्होंने कहा कि अगर कोई पुतिन को बोल सकता है कि आप युद्ध बंद कर दो तो वो नरेंद्र भाई बोल सकते हैं। अभी देखिए, मैं बढ़ा चढ़ा के नहीं बात कर रहा हूं, मैं ये स्पष्ट रूप से समझता हूं कि ये जो दौरा है वो पूरा ऑप्टिक्स का दौरा है और इसमें मैंने कहा वैसे भारत एक फैसिलिटेटर का ही काम कर सकता है। भारत दोनों पक्षों को टेबल पे लाके बिठा सकता है कि आप बैठो, बात करो, अपने मसले सुलझाओ। इसमें भारत मध्यस्थी नहीं करेगा, भारत एक प्रोवाइडर, फैसिलिटेटर बनेगा। ये बात बहुत स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए। जो लोग ये आशा रख रहे हैं ना कि भारत युद्ध बंद करवा देगा, नहीं भैया जी, भारत ज्यादा से ज्यादा दोनों को साथ में बिठाएगा और एक सीज फायर करके तौर तरीके से इंसान बन के बातें करो।
वो कह सकता है। जी, और यही मनन होने जी जा आप रहा क्या है। मानते हैं? मगर क्योंकि मुझे तो युद्ध चिंता इस रुकवाने बात की की जो है बात कि थी इसमें भी वॉर बड़ा जोन में जब कंफ्यूजन हमारे हुआ, प्रधानमंत्री- इसमें भी काफी लोगों ने बयान दिए अपने अपने। आप क्या मानते हैं? नहीं, मैं ये स्पष्ट रूप से मानता हूं नहीं नहीं, कि मनन जी से भारत पूछ रहा हूँ। हाँ, बताएं सर। जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसा कि हिमांशु जी ने भी कहा कि उस वक्त में थोड़ी देर के लिए या कुछ समय के लिए युद्ध रुकवा दिया गया था। इस पर बहुत ज़्यादा बयान भी आए, सियासत भी हुई और बहुत सारी चीज़ें हुई, कन्फ्यूजन भी हुआ। ये क्या पूरा मामला था? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भारत की विदेश नीति की अगर हम सफलताओं को गिने, मोदी 1.0 में, मोदी 2.0 में, तो 2.0 में जिस तरीके से ऑपरेशन गंगा का प्रावधान किया गया और हरदीप सिंह पुरी और हमारे 3-4 मंत्री कैबिनेट स्तर के लोग वहां पर गए, और उनमें से किरेन रिजिजू भी थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी थे, और उन्होंने जाकर पोलैंड, मोल्दोवा, स्लोवेनिया, इन सब राष्ट्रों में जाकर बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक एक्टिविटी की। और उस समय भारत के छात्र खार्किव में बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए थे, क्योंकि उस समय रशिया का ऑनस्लॉट बहुत ज्यादा था। तो सीधी बातचीत हमारे प्रधानमंत्री ने जेलेंस्की साहब के साथ की, और पुतिन के साथ भी उन्होंने पैरेलल बातचीत की कि एक पीसफुल कॉरिडोर ऑपरेशन गंगा के तहत हमको दिया जाए, और हम जल्दी ही प्लेन से और बाकी माध्यमों से ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में हमारे छात्रों को, हमारे भारतीय मूल के छात्रों को वहां से निकाल लेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है, अगर मेरी मेमोरी सही सर्व करती है, तो करीब 12 से 16 हजार छात्र वहां से निकाले गए। और जिस तरीके से फैक्स लाइनें, ईमेल और फोन लाइन्स जिस तरीके से भारत के विदेश मंत्रालय ने एस्टेब्लिश की, जो अभी भी एस्टेब्लिश्ड हैं, और भले ही अभी युद्ध में भारत के लोग इम्पैक्टेड नहीं है, पर वो बातचीत अभी भी जारी रहती है भारत के छात्रों से और भारतीय डायस्पोरा के साथ, भारतीय मूल के नागरिकों के साथ। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं अपनी बात को यहाँ रिटरेट करूंगा कि भारत की विदेश नीति ने बहुत ही प्रोएक्टिव रूप से, एग्रेसिव तरीके से और बहुत ही क्लेवर तरीके से काम किया, जिसमें हमारे मूल के जो छात्र हैं उनको वापस लाया जा सका। और इसके लिए एक इकोसिस्टम तैयार किया गया रातों रात। एक अवेयरनेस कैंपेन चालू की गई एनईए द्वारा, जो कि काफी काबिले तारीफ है। और व्लादिमीर पुतिन ने भी हमें सेफ मैसेज दिया, उन्होंने बॉम्बार्डमेंट रोका, उन्होंने भारतीयों को जाने दिया। उसके बाद जहां तक मेरी मेमोरी मुझे राइट सर्व करती है, ये एक तरीके से भारत विदेश नीति की बहुत बड़ी, भारत की विदेश नीति की सफलता है। पर मुझे अब लगता है कि जिस तरीके से कुर्स्क, बेलोग्राड और बेरियानस्क में यूक्रेन ने अटैक किया है, तो मुझे लगता है कि अब काउंटर ऑफेंसिव रशिया की तरफ से कुछ दिनों उपरांत आने ही वाला है। क्योंकि रशियन लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, पुतिन भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि डोनबास के एरिया को छोड़कर कुर्स्क या किसी और एरिया में काउंटर अटैक करेगा यूक्रेन। तो इसको रशिया बड़ी चालाकी से इन्वेजन भी नहीं कह रहा है, बस एक तरीके का सिचुएशन कोट अनकोट में और कोट अनकोट में एक टेररिस्ट एक्ट कह रहा है। सुशील जी, तो मुझे लगता है कि सुशील जी ये का बड़ा छोटा सा critical मौका रिएक्शन है कि मिलेगा। नरेंद्र मोदी ऐसे मौके पे जेलेंस्की से मिलेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। पर मुझे लगता है कि अगर जेलेंस्की के पास कुर्स्क का थोड़ा एरिया आ जाएगा, तो नेगोशिएशन आसानी हो जाएगी नेगोशिएशन में। और यहाँ पर भारत एक फैसिलिटेटर का, एक माध्यम का, एक डिप्लोमेटिक माध्यम का रोल अदा कर सकता है। कितना अहम माध्यम बन सकता है, कितना अहम माध्यम बन सकता है और क्या कुछ रिजल्ट सामने आएगा? सुशील जी, मुझे छोटा सा। हाँ, मुझे लगता सुशील है जी, सुशील जी आजकल इंडिया का दबदबा चल रहा है, इंडिया इस पर कोई सोल्यूशन निकाल सकता है। आज जब अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और सारे यूरोप ने इन पे सैंक्शंस लगा दिए, उस टाइम भारत पे दबाव डाला गया कि आप रूस के खिलाफ सैंक्शंस लगा दो। लेकिन भारत ने उस टाइम भी रूस के ऊपर से कोई सैंक्शन लगाने में उनकी नहीं की उनके साथ मिलेगी। उसके बावजूद भारत ने रूस से तेल भी खरीद लिया। ये दिखा था कि इंडिया का दबदबा, एक साइड से वो चाहते हैं भारत को नहीं रूस से रिश्ता काटे, लेकिन आज वही लोग चाहते हैं कि भारत इसमें आपकी हस्तक्षेप करे और इस वहां को रोकने में सुशील जी, करे। बहुत बहुत शुक्रिया, ये दिखा रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। समय की कमी है, बहुत बहुत धन्यवाद।
समय की कमी। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जी, मनन जी आपका भी, हिमांशु जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री 3 दिन के दौरे पर हैं। 21 से 22 अगस्त वो पोलैंड में रहेंगे, वॉर्सो जाएंगे और 23 अगस्त को वो यूक्रेन में जाएंगे और सभी की नज़रें, पूरे विश्व की नज़रें इस दौरे पर प्रधानमंत्री के हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद भी इंडिया न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।